नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हु प्रपोज द कॉर्पस्क्यूलर मॉडल ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन्ड स्नेल्स लॉ यूजिंग इट इन 1637। तो 1637 की बात हो रही है और पूछा गया है कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्पस्क्यूलर मॉडल ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था, और इस मॉडल के तहत ही क्या बता दिया इन्होंने, स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये कोई और नहीं थे, डिस्कार्टिस थे। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टिस कॉर्पस्क्यूलर मॉडल इफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए डिस्कार्टिस के हिसाब से आपको बताना है कि अगर लाइट बेंड होती है नॉर्मल की तरफ, ठीक है, देन इट्स स्पीड इन सेकंड मीडियम इज। तो सेकंड मीडियम में जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डिस्कार्टिस ने बताया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में, सेकंड मीडियम क्योंकि डेंसर होगा क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो डिस्कार्टिस ने कहा कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले पे आइए, व्हाट डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रेडिक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए अभी तो हम लोग ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन अब जो है वो कौन सी थ्योरी दी गई है, वेव थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब मीडियम कैसा है, दूसरा डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि वेव थ्योरी जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये लेकिन याद रखिएगा वेव थ्योरी के हिसाब से है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के हिसाब से अपोजिट है। Whose experimental results in 1850 confirmed the wave theory's prediction about the speed of light in water। देखिए आपको बताना है किसने एक्सपेरिमेंट किया था 1850 में, जिसने कंफर्म किया वेव थ्योरी को, ठीक है, अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया हाइगन गलत है, यंग्स भी गलत है, फोकॉल्ट जो है वो इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Why was the wave theory initially not accepted widely? देखिए इनिशियली जो वेव थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बताना है ऐसा क्यों था। तो इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था, इट वॉज इनकरेक्ट, गलत है। न्यूटन्स अथॉरिटी डोमिनेटेड, यही बिल्कुल सही है कि जो न्यूटन की ऑप्टिकल थ्योरी थी वो उस समय डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से, और वो ज़्यादा पॉपुलर थी, वाइडली पॉपुलर थी, इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था वेव थ्योरी को। थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन 1801 सपोर्टेड विच मॉडल ऑफ लाइट। अब देखिए जो यंग्स डबल स्लिट मॉडल एक्सपेरिमेंट है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है थॉमस का, इसने किस नेचर ऑफ लाइट को, किस मॉडल ऑफ लाइट को एक्सेप्ट किया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कॉर्पस्क्यूलर नहीं, वेव नेचर को एक्सेप्ट किया था। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हु प्रपोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, तो डिस्कार्टिस तो गलत हो जाएगा, हाइगन भी गलत है, मैक्सवेल इज दी करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी याद रखिएगा मैक्सवेल ने प्रपोज करी थी लाइट की। द वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज। अब देखिए वेव फ्रंट क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। पाथ ऑफ लाइट रे होता है, गलत बिल्कुल। सरफेस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये भी गलत है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑसिलेटिंग इन अ फेज, ये बिल्कुल सही है। तो वेव फ्रंट क्या होता है कि लोकस होता है कई सारे पॉइंट्स का जो ऑसिलेट करते हैं फेज में, उसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ अ पॉइंट सोर्स। अब देखिए पॉइंट सोर्स अगर है तो पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो पॉइंट सोर्स से हर तरफ निकलेगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये क्या बनाता है, ये 3D में बनेगा तो एक स्फेयर बना देगा, तो स्फेरिकल हो जाएगा इसका वेव फ्रंट। अगर लाइन होती, ठीक है, लीनियर अगर होता, लीनियर सोर्स होता तो वहाँ पर सिलेंड्रिकल बन जाता। आपको पता ही होगा, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ बैकवेव बाय अज्यूमिंग। देखिए हाइगन के जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करते हैं बैकवेव का एक्सपेंस, मतलब जो बैकवेव के बारे में बात करी गई है उसको एब्सेंट मानते हैं, लेकिन उसके लिए क्या एज्यूम करते हैं ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बैकवर्ड वेव गेट्स एब्जॉर्ब, गलत है। जीरो एम्पलीट्यूड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है। कि ये बताते हैं, मतलब इन्होंने एजम्पशन ये ले लिया है कि
जो एम्पलीट्यूड होता है बैक वेव का, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो, मतलब बैक वेव का एम्पलीट्यूड क्या माना जाता है, जीरो मान लिया जाता है। स्नेल्स लॉ डिराइव फ्रॉम हाइगेन्स प्रिंसिपल इज। अब देखिए जो स्नेल्स लॉ डिराइव किया गया था हाइगेन प्रिंसिपल से, वो उसका इक्वेशन या उसका एक्सप्रेशन क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। v1 जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मतलब वेव इन सेकंड मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होती है तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 13th क्वेश्चन में आइए, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर। देखिए एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। व्हाट हैपेंस टू इट्स फ्रीक्वेंसी। लेकिन देखिए आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का पूछा गया। अगर स्पीड पूछा था कि लाइट की स्पीड में क्या चेंज आएगा, तो लाइट की स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। Which law is given by the relation n1 sin i is equal to n2 sin r। अब देखिए कौन सा लॉ है जो ये बताता है, देखिए कुछ और नहीं है, ये केवल ये कहना चाह रहा है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर आप n2 n1 में कंफ्यूज मत हो जाएगा, वो डिपेंड करता है लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्नेल्स लॉ का ही एक एक्सप्रेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट हेल्प्स इन। अब देखिए यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो स्मॉल वेवलेंथ होती है लाइट की, वो किस चीज में हेल्प करती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो टू प्रोपगेट इन वैक्यूम गलत है, टू ट्रेवल इन कर्व्स ये भी गलत है, टू ट्रेवल स्ट्रेट ये बिल्कुल सही है। देखिए लाइट की वेवलेंथ स्मॉल होगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे पाथ में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल करती है। What is the essential condition of two sources to produce a sustained interference pattern? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sustained interference pattern प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए पूछा गया है। तो पहला दिया है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन, गलत है। इक्वल इंटेंसिटी गलत है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब दोनों सोर्सेस से जो एक तरीके से लाइट निकल रही है या जो भी वेवलेंथ वेव्स निकल रही हैं उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। यह कह सकते हैं जो सोर्सेज होने चाहिए कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए मीट्स इन फेज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज। अब देखिए जब सेम फेज में जब वो मीट करते हैं, अब सेम फेज में या सेम फेज में मीट करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एड अप हो जाता है। तो ए था और दो कोहेरेंट सोर्सेस थे, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसी का अपोजिट क्वेश्चन है। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है तो यहाँ पर आउट ऑफ फेज की बात हो रही है, तो क्या होता है वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और कैंसिल कर देंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। अब देखिए पाथ डिफरेंस के टर्म्स में आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए, तो एन लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द टू सोर्सेज ऑफ लाइट्स आर कोहेरेंट बिकॉज। अब देखिए जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसमें क्या है कि जो दो लाइट सोर्सेज लेते हैं इन दोनों को कोहेरेंट क्यों मान के चलते हैं, मतलब ये कोहेरेंट क्यों होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो दे आर आइडेंटिकल लैंप्स, गलत है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये भी गलत है। देखिए लाइट जो आ रही होती है सेम सोर्स से आ रही होती है, ये बिल्कुल सही है, और इसी वजह से वो क्या होते हैं, दोनों कोहेरेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज पाई। देखिए फेज डिफरेंस क्या दे दिया गया है, पाई दे दिया गया है, और पाई अगर फेज डिफरेंस है तो आपको बताना है इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पाई का जो फेज डिफरेंस होगा
तो क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ये रिजल्ट करेगा और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी, वो 0 हो जाएगी। What happens to the interference pattern if the phase difference between sources changes rapidly? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में पूछा गया है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा अगर फेज डिफरेंस जो है सोर्सेस के बीच में वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो होता क्या है, इस कंडीशन में इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो एक तरीके से डिसअपियर कर जाएगा, ठीक है। और डिसअपियर क्यों कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस लगातार चेंज हो रहा था, इसकी वजह से इनकोहेरेंट सोर्सेज का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से जो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न था ये गायब हो जाएगा। इफ इनकोहेरेंट वेव एडिशन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज, तो इनकोहेरेंट वेव एडिशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आपको बताना है। तो इंटेंसिटीज जो होती हैं इस कंडीशन में वो डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगी। तो पहले की अगर मान लीजिए आई नॉट है, दूसरे की भी आई नॉट है, तो टोटल क्या हो जाएगी, 2 आई नॉट हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24th में व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज सीन व्हेन पाथ डिफरेंस इज 1.5 लेम्डा। अब देखिए पाथ डिफरेंस आपको दिया है 1.5 लेम्डा और बताना है कि इस कंडीशन में कैसा इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो देखिए ये कंडीशन तब लगी है जब n+1/2 लेम्डा वाला केस रहा है, ठीक है। तो n+1/2 लेम्डा वाले केस में ही 1.5 लेम्डा बनेगा पाथ डिफरेंस। जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो 1+1/2 1.5 लेम्डा हो जाएगा। और ये किसका केस है आपको बताना है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज द मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 अकर्स इन इंटरफेरेंस। तो 4I0 की इंटेंसिटी जो है ये कब बनेगी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये कंडीशन आपकी तब बनती है जब फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ऐसा होगा, ठीक है। इफ टू वेव्स डिफर इन फेज बाय 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर जो फेज डिफरेंस दिया गया है वो 2 पाई का दिया गया है। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस एट पॉइंट, आपको बताना है रिजल्टिंग इंटरफेरेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा। रिजल्टिंग इंटरफेरेंस कैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो 2 पाई है, तो मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो 2 पाई का फेज डिफरेंस है। 2 पाई का फेज डिफरेंस हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी कौन डिटरमाइन करता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो एम्पलीट्यूड नहीं डिटरमाइन करेगी, फ्रीक्वेंसी भी नहीं करेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड ये डिटरमाइन करेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन फेज डिफरेंस इज फाई। अब देखिए फेज डिफरेंस जब फाई होता है तो बताना है आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a, ठीक है, यहाँ पर a अगर नॉट लिख दें, cos 5/2 होता है, ठीक है। तो 2a0 cos 5/2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पूछा गया, आपको पता होगा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर देना है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2a0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर 5/2 बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू a0 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं I0 cos स्क्वायर 5/2, ये आई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इफ द फेज डिफरेंस इज π/2। अब देखिए यहाँ पर जो फेज डिफरेंस दिया गया है π/2 है, आपसे पूछा गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस केस में क्या होगी। तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्या करिए, I इज इक्वल टू 4 इंटू I0 लिख दीजिए इंटू कॉस स्क्वायर, देखिए 5 की जगह क्या पुट करेंगे, π/2, ठीक है। और π/2 के साथ नीचे एक और 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। cos π/4 की वैल्यू मतलब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू I0 इंटू 1/2, इसका मतलब 1/2 I0 इसका आंसर बन जाएगा। सॉरी 1/2 I0 नहीं बनेगा, 2 I0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 और 2 2 जा 4 कट जाएगा तो 2 I0 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इनकोहेरेंट सोर्स।
अब देखिए इनकोहेरेंट सोर्स जो है उसके लिए बेस्ट डेफिनेशन क्या है, सोर्सेज विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गलत, सोर्सेज विद नो फिक्स्ड फेज रिलेशन ये बिल्कुल सही है। फेज अगर अलग अलग है, कोई से फिक्स्ड फेज नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 MCQs थे जो वेव ऑप्टिक्स के थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।